हाँ जी बच्चों, अगर हम बात करें अगला स्टेप है हमारा बच्चों सिलेक्शन का। अगर हम सिलेक्शन की बात करते हैं तो सिलेक्शन नेक्स्ट प्रोसेस है स्टाफिंग का। ये कब शुरू होता है बच्चों? रिक्रूटमेंट के बाद शुरू होता है। तो बच्चों रिक्रूटमेंट जैसे ही एंड होता है वैसे क्या शुरू हो जाता है नेक्स्ट प्रोसेस सिलेक्शन। क्योंकि यार आप लोगों को बुला तो लिया है, अब उनमें सिलेक्ट भी तो करो कौन सा जो बेस्ट कैंडिडेट है आपके जॉब के लिए, आप उसे सिलेक्ट करोगे। तो बच्चों अगर हम बात करें सिलेक्शन क्या है, डिस्कवरिंग द मोस्ट प्रॉमिसिंग मतलब जो आपका काम सबसे बेस्ट सबसे अच्छी तरह करे एंड मोस्ट सुटेबल, जो आपके काम के लिए फिट हो, जो आपके काम को बेस्ट फिट होता हो, टू फिल अप द वैकेंट जॉब पोजीशन, जो आपकी वैकेंट जॉब पोजीशन को फिल कर सके। तो सिलेक्शन क्या है बच्चों? मोस्ट प्रॉमिसिंग, सबसे अच्छा और मोस्ट सुटेबल, सबसे बेस्ट टू फिल द वैकेंट जॉब पोजीशन, जो आपकी वैकेंट जॉब पोजीशन है उसको फिल कर सके। बच्चों ये वाला नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, स्टार्ट्स वेयर रिक्रूटमेंट एंड्स। ये बच्चों मैंने पहले ही बता चुका हूं मैं आपको क्या कि सिलेक्शन प्रोसेस कब स्टार्ट होता है, जैसे ही रिक्रूटमेंट प्रोसेस एंड होता है नेक्स्ट स्टेप होता है कि हमें बेस्ट कैंडिडेट सिलेक्ट करना। तो स्टार्ट्स वेयर द रिक्रूटमेंट एंड्स, जहां पे आपकी रिक्रूटमेंट एंड होती है वहीं से नेक्स्ट सबसे बेस्ट कैंडिडेट चुनने की रेस शुरू होती है। तो इसलिए इसे रिक्रूटमेंट स्टार्ट्स वेयर द रिक्रूटमेंट एंड्स। मुझे मैंने पहले ही बताया हुआ अगला पॉइंट भी कंसिडर एज अ नेगेटिव प्रोसेस। इसे नेगेटिव प्रोसेस क्यों कहते हैं? देखो जो रिक्रूटमेंट पॉजिटिव प्रोसेस था क्योंकि यहाँ पे लोगों को इनकरेज करते थे कि आओ जी आओ हमारे यहाँ आओ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे यहाँ अप्लाई करें ताकि हमारा एक बड़ा सा बेस बन जाए। ये नेगेटिव प्रोसेस क्या है? 100 लोग 100 एप्लीकेंट्स हो सकते हैं, कई ऑर्गेनाइजेशन में 1000 एप्लीकेंट्स ने भी अप्लाई करते हैं। अब उन 1000 एप्लीकेंट्स में से हमें क्या करना है? एलिमिनेट करना है, उनको रिजेक्ट करते जाना है। तो जब आप रिजेक्ट किसी को करोगे तो डिसहार्टन होंगे, उनकी फीलिंग लो होंगी। तो इसलिए नेगेटिव प्रोसेस बोला जाता है क्योंकि हमारे पास जॉब पोजीशन मान लो बहुत कम है 10 है और एप्लीकेंट आ गए 1000। आपको हर स्टेप पे जैसे जैसे आप उनको हटाते जाओगे तो ऑब्वियसली उनके ऊपर डिसहार्टन होंगे, नाराज होंगे। तो जब ये चीज़ें नेगेटिव फीलिंग आएगी उन्हें तो इसे नेगेटिव प्रोसेस कहा जाता है। अब जो आपने क्या कहते हैं सिलेक्शन, अब ये सिलेक्शन तो करनी है लेकिन कैसे करनी है, इसके लिए भी बच्चों का प्रोसेस है। सबसे पहले होता है बच्चों प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। बच्चों प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग क्या होता है? जब हमें लोग अप्लाई करने आते हैं तो एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है, अपनी उसके अंदर बेसिक डिटेल भरनी होती है कि आपका नाम क्या है, आपका एड्रेस क्या है, मैरिटल स्टेटस क्या है, आप क्या कहते हैं क्या क्वालिफिकेशन है, क्या स्किल्स है आपकी, क्या अचीवमेंट है लाइफ में। तो जब उसके एप्लीकेशन के बेसिस पे हमें कुछ लोग जो हमें क्वालिफिकेशन चाहिए, जो हमें स्किल्स चाहिए, जो हमें एक्सपीरियंस चाहिए, अगर वो नहीं है उनके एप्लीकेशन को वैसे कूड़ेदान में फेंक दिया जाता है, यानी उनको हटा दिया जाता है। तो एक तरह से प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग क्या, अनक्वालिफाइड और अनफिट जो है हमारे के उनको एलिमिनेट करना ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। कई बार बच्चों हमारा प्रिलिमिनरी इंटरव्यूज के बेसिस पे भी छोटा मोटा एप्लीकेशन फॉर्म जब देते हैं छोटी मोटी बात कर लेते हैं जिससे उनके पता चल जाते हैं उनके एटिकेट्स क्या है, उनकी क्या कहते हैं वोकैबुलरी कैसी है, उनकी प्रोनाउंसिएशन कैसी है। तो मेरे को तो भैया खास तौर से प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग में हटा दिया जाता था जब जॉब के लिए जाता था, तभी शायद मैं इसी कोचिंग लाइन में हूँ। क्यों? क्योंकि भैया मेरी उनको वोकैबुलरी मेरी अच्छी नहीं लगती थी, मेरी क्या कहते हैं प्रोनाउंसिएशन भी अच्छी नहीं थी मेरी, तो इसलिए मुझे प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग में हटा दिया जाता था। यानी शुरू में ही हटा दो भैया जो जिनकी कैरेक्टर जिनकी कॉम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, जिन्हें एटिकेट नहीं है। मेरे को तो भैया मेरी प्रोनाउंसिएशन की वजह से हटा दिया जाता था, मेरी इंग्लिश थोड़ी वीक थी। हेलो बच्चों, हाँ जी बच्चों, हम कर रहे थे सेकेंड टेस्ट सिलेक्शन टेस्ट। हमारा पहला टेस्ट जब प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग हो गई तो बच्चों अब हमें अगला टेस्ट करना है सिलेक्शन टेस्ट। बच्चों हमारे मोस्टली बहुत सारे टेस्ट करती है कंपनी, लेकिन मेनली जो हमने निकाले हैं इनमें 5 टेस्ट निकाले हैं जो मैं जिनके बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ, जिनके बारे में पेपर में आता है कि ये 5 टेस्ट जनरली कंपनीज करती है ये पता लगाने के लिए कि हमारे कैंडिडेट में कितना दम है, कितना वो बेस्ट है। जो पहला टेस्ट है जी हाँ इंटेलिजेंट टेस्ट। इंटेलिजेंट टेस्ट एज अ नेम सजेस्ट IQ टेस्ट भी कहते हैं। ये पता लगाने के लिए होता है कि बंदा कितना इंटेलिजेंट है, उसकी लर्निंग यानी इंटेलिजेंस से मतलब है कितनी जल्दी वो लर्न करता है, कितनी जल्दी वो नई चीज़ों को ग्रैब करता है। तो दैट इज इंटेलिजेंस टेस्ट, इसे IQ टेस्ट भी कहते हैं। यहाँ पे हम बंदे की इंटेलिजेंट टेस्ट करते हैं ये देखने के लिए वो कितनी जल्दी नई चीज़ें उसे अडेप्ट करता है, कितनी जल्दी नई चीज़ें लर्न करता है। इसके अलावा वो कितना इंटेलिजेंट है, कोई सिचुएशन आएगी तो वो कितनी जल्दी डिसीजन ले पाएगा, कितनी जल्दी जजमेंट ले पाएगा, या ले भी पाएगा नहीं ले पाएगा, या उसके डिसीजन मेकिंग में क्विक डिसीजन हो गया, स्लो डिसीजन हो गया और दूसरों को छोड़ देगा। तो इस तरह से ये इंटेलिजेंट टेस्ट इसलिए होता है।
एप्टीट्यूड टेस्ट को जो पोटेंशियल टेस्ट भी कहते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं वो कितना उसमें पोटेंशियल है, एक तरह से किस चीज़ का पोटेंशियल, नई स्किल सीखने का पोटेंशियल, नई स्किल सीखने का पोटेंशियल कि क्या वो जो उसने सीखा हुआ है उसके अलावा जो अब यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में आएगा वो नई चीज़ें सीखेगा, उसमें वो कितनी जल्दी सीख पाएगा। तो पोटेंशियल फॉर लर्निंग न्यू स्किल्स। आगे चलते हैं, जो तीसरा है ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट होता है जो जिस चीज़ में उसने क्वालिफिकेशन लिया, जिस चीज़ में वो स्किल लिया, वो उसमें कितना प्रोफिशिएंट है, उसमें उसकी कितनी नॉलेज है। फॉर एग्जांपल एक बंदा है वो सीए है, तो उसको पता है सीए तो हो गया, लेकिन उसके सीए के अंदर उसके अंदर कितनी सीए इंजीनियर है, तो उसको पता लगाना है हमें कितना उसकी नॉलेज है। फॉर एग्जाम्पल सीए का टेस्ट होता है, वो जानबूझ के अगर वो कहता है मैं ऑडिट की जॉब लेना चाहता है, तो जानबूझ के ऑडिट के बारे में उससे क्वेश्चन पूछते हैं, यानी सब्जेक्ट नॉलेज पूछते हैं। ट्रेड टेस्ट मतलब एक तरह से सब्जेक्ट का टेस्ट, उसके जिस चीज़ में उसने क्वालिफिकेशन लिया है उस चीज़ का टेस्ट। फॉर एग्जाम्पल सीए है, तो वो कहता है ऑडिट की नौकरी के लिए गया, तो जानबूझ के ऑडिटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वो फाइनेंस में गया तो फाइनेंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि लोन डिपार्टमेंट में जॉब लेने जा रहे हैं, तो जानबूझ के पूछा जाएगा ऐसी रेशियोज, आप 12th में पढ़ रहे होंगे रेशियो एनालिसिस चैप्टर, उससे रेशियो एनालिसिस के बारे में पूछा जाएगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में पूछा जाएगा। ऐसे इंजीनियरिंग से अगर वो मान लो भैया सिविल इंजीनियर है, तो उससे पूछा जाएगा बताओ सर कि एक हमें पिलर बनाना है, उसमें कितना रेता डाले, कितना सीमेंट डाले, तो दैट इज कॉल्ड ट्रेड टेस्ट। यानी ट्रेड टेस्ट इज एग्जिस्टिंग स्किल टेस्ट, जो उसमें ना एग्जिस्टिंग स्किल्स है, अगर सीए है तो उसमें जो एग्जिस्टिंग अकाउंट्स की नॉलेज है, इनकम टैक्स की नॉलेज है, वो पूछी जाएगी। नॉलेज ऑफ प्रोफेशन, यानी एक तरह से ये नॉलेज है और प्रोफेशनसी टेस्ट कह सकते हो, जिस चीज़ में उसका प्रोफेशन है, जिस चीज़ में उसने ट्रेनिंग लिया उस चीज़ का टेस्ट। फॉर एग्जाम्पल वो कारपेंटर की नौकरी के लिए जा रहा है, तो कारपेंटर की छोटा सा फर्नीचर बनवा लेना, तो ये चीज़ है ट्रेड टेस्ट। पर्सनैलिटी टेस्ट, वो जो पर्सनैलिटी ओवरऑल पर्सनैलिटी कैसी है उसकी, तो पर्सनैलिटी टेस्ट मतलब ओवरऑल पर्सनैलिटी कैसी है, वो सिचुएशन वो फेस कैसे करता है। जैसे कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आ गई तो उसके इमोशंस क्या होते हैं, वो रिएक्ट कैसे करता है, पैनिक हो जाता है, काम रहता है, क्योंकि अगर पैनिक रहता है तो हमारे काम का नहीं है वो सिचुएशन। अगर नेगेटिव सिचुएशन आ गई, बुरी सिचुएशन आ गई, तो वो पैनिक कर जाएगा, काम नहीं होगा। लेकिन वो काम रह दिमाग से शांत ढंग से सोचेगा सोल्यूशन, तो वो काम रहेगा। तो इससे ओवरऑल पर्सनैलिटी टेस्ट किया जाता है, और ये टेस्ट डिज़ाइन भी करना बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा सोच समझ के कंपनी इसको डिज़ाइन करती है। उसके बाद है वो जो इंटरेस्ट टेस्ट, ये पता लगाना कि भैया उस बंदे का इंटरेस्ट किस में है। पता चले सिर्फ वो जॉब के लिए आ गया, लेकिन उसमें उसे इंटरेस्ट नहीं है, कुछ टाइम क्या हो जाए उसको इंटरेस्ट की जॉब मिलेगी, छोड़ देगा, तो ये टेस्ट कराना बहुत जरूरी होता है। इससे पता चलता है, कहीं पता चले कि उसका इस जॉब के अलावा भी किसी चीज़ में जॉब में इंटरेस्ट है, क्योंकि हो सकता है कि वो फ्यूचर में उस जॉब में आ जाए तो वो वहाँ चला जाए। फॉर एग्जाम्पल सीए, कई तरह के सीए होते हैं, सीए को हर तरह की नॉलेज होती है, अकाउंट्स की नॉलेज होती है, टैक्सेशन की नॉलेज होती है, ऑडिट की नॉलेज होती है, फाइनेंस की नॉलेज होती है। लेकिन हो सकता है जैसे मेरा इंटरेस्ट था किस चीज़ में, इनकम टैक्स में, लेकिन और फाइनेंस में, लेकिन जॉब के लिए मेरे को बुलाते थे ऑडिटिंग के लिए, मेरा ऑडिटिंग में इंटरेस्ट नहीं था, तो मैंने वो किया ही नहीं। तो ये पता लगाना भी जरूरी है, ये पता चले ऑडिटिंग में तुमने जॉब दे दी, लेकिन उसका है तो सीए, तो ऑडिटिंग में जॉब दे दी, लेकिन उसका इंटरेस्ट तो टैक्स तो फाइनेंस में है। अगर उसका मतलब की जॉब दी जाए तो उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि उसको मतलब की चीज़ मिली है। जब हम उसके मतलब इंटरेस्ट की चीज़ जॉब देते हैं तो उसकी प्रोडक्टिविटी जो और बढ़ जाती है। तो ये जो हमारे 5 टेस्ट हुए, कौन कौन से, इंटेलिजेंट टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, पर्सनैलिटी टेस्ट, इंटरेस्ट टेस्ट, इनके ऊपर केस स्टडी बनती है, आपको बता देंगे ये टेस्ट हुआ। फॉर एग्जाम्पल एक बंदे को कह देंगे कि उससे क्वेश्चन पूछ लिए गए उससे कहते हैं अकाउंटिंग रेशियो और कैश फ्लो के फाइनेंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए गए, तो ये कौन सा टेस्ट है, ऑब्वियसली ट्रेड टेस्ट है। ठीक है, तो ऐसे पूछ लेंगे कि भैया उससे पूछा गया कि आपका इंटरेस्ट किस किस चीज़ में है अदर देन दिस, तो ये क्या कौन सा टेस्ट है, इंटरेस्ट टेस्ट। ठीक है बच्चों, नोट कीजिए। हाँ बच्चों, हमने कर लिया था सिलेक्शन प्रोसेस कर रहे थे। सिलेक्शन प्रोसेस में बच्चों हमने क्या किया था, पहला क्या किया था, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। दूसरा क्या किया था, टेस्ट, 5 तरह के टेस्ट किए थे। तीसरा प्रोसेस है इंटरव्यू। जो बच्चों प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग और टेस्ट में क्लियर हो जाते हैं उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। बेटा इंटरव्यू क्या है, एक तरह का फॉर्मल कन्वर्सेशन है, किसके बीच में, इंटरव्यूअर के बीच में और जॉब एप्लीकेंट के बीच में। तो उनके बीच में फॉर्मल कन्वर्सेशन क्या होती है, बातचीत फॉर्मली, ये जानने के लिए कि जो जॉब एप्लीकेंट है क्या वो सुटेबल है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और उससे थोड़ी बातचीत करके ये पता लगाने की कोशिश की जाती है कि वो सुटेबल है या नहीं है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। उसके बाद यही चीज़ें होती है इंटरव्यू में। जो बंदा इंटरव्यू क्लियर कर देता है तो नेक्स्ट इज उसको कहा जाता है, उसके जो बंदा इंटरव्यू में क्लियर हो जाता है उसका रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक किया जाता है। बेसिकली एप्लीकेशन फॉर्म में हर एप्लीकेंट से मांगा जाता है कि आप जिनको आपके जो नोन्स हैं, जो आपके रिलेटिव्स हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपके नेबरर्स हैं, या फिर जिस कॉलेज या स्कूल से आपने
किया है, उनके कुछ टीचर्स या प्रिंसिपल का नेम, एड्रेस और टेलीफोन नंबर दीजिए, ताकि कंपनी वेरीफाई कर सके आपके बैकग्राउंड के बारे में, आपके कैरेक्टर के बारे में। तो ये चीज़ें होती है बच्चों रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक के बारे में। अगर ये सब अच्छी चीज़ें निकलती हैं, आपकी पॉजिटिव चीज़ें निकलती हैं, आपने सारे टेस्ट क्लियर कर दिए, आपने सारे इंटरव्यू क्लियर कर दिए हैं और आपके रेफरेंस भी सही निकली हैं, तो आप उसके बाद अगला डिसीजन, फिफ्थ डिसीजन आता है सिलेक्शन डिसीजन। ऑब्वियसली क्योंकि कैंडिडेट बहुत सारे हैं, तो उनमें से जो सबसे बेस्ट कैंडिडेट लगता है उसके बारे में डिसीजन लिया जाता है कि इसको सिलेक्ट करना है। खास तौर से बच्चों मैनेजर जिसके अंडर एम्प्लॉय को काम करना होता है, उसकी अहमियत बहुत होती है। अगर उसको पसंद आता है वो एम्प्लॉय, उसकी व्यू जरूर लिया जाता है, उसको व्यू लेने के बाद ही हम सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद जो जिसको सिलेक्ट कर लिया जाता है उसको मेडिकल चेकअप के लिए बुलाया जाता है। मेडिकल चेकअप का यही पर्पस होता है, ये जानना कि वो मेडिकल फिट है हमारी जॉब के लिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो ये जॉब कर नहीं पाएगा। तो मेडिकल चेकअप, ये पता करने के लिए होता है कि वेदर ही इज मेडिकली फिट फॉर अ जॉब और या नहीं है। इसके बाद जो लास्ट उसे जॉब ऑफर किया जाता है, उसे लेटर अपॉइंटमेंट दिया जाता है। लेटर अपॉइंटमेंट में क्या किया जाता है, लेटर अपॉइंटमेंट में उसे ऑफर कैंडिडेट को ऑफर लेटर दिया जाता है कि आप हमारी जॉब एक्सेप्ट करना चाहते हैं, तो उसे एक्सेप्टेंस देनी होती है उस लेटर में कि यस आई एम रेडी फॉर दिस जॉब। साथ में बच्चों उस लेटर अपॉइंटमेंट में उसे रिपोर्टिंग डेट दी जाती है कि आपको इस डेट तक आपको ड्यूटी ज्वाइन करनी है। इसके अलावा उसको एक रीजनेबल टाइम भी दिया जाता है कि आपको इतने टाइम के दौरान आपको ये जॉब ऑफर एक्सेप्ट करना है और इतने टाइम के दौरान आपको हमारी कहते हैं ड्यूटी ज्वाइन करनी है। लास्ट इज बच्चों लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट। लास्ट इज लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट। उसे कुछ बच्चों ये सारा प्रोसीजर करने के बाद, जॉब ऑफर देने के बाद, कुछ डॉक्यूमेंट एप्लीकेंट को देने होते हैं, किसको, कंपनी को, और कुछ एक डॉक्यूमेंट कंपनी को देना होता है एप्लीकेंट को। अटेस्टेशन फॉर्म, अगर मैं बात करूँ अटेस्टेशन फॉर्म की, एप्लीकेंट को मतलब नाम, एड्रेस और कहते हैं हम और क्वालिफिकेशन को सेल्फ अटेस्ट करके एक स्टैम्प पेपर पे उनको कंपनी को लेकर देनी होती है कि जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी है कंपनी को वो ट्रू है, और उसके लिए अगर कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन होती है तो आई एम लायबल। इसके अलावा बच्चों अगर हम बात करें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट को, कंपनी को भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट उसको देना होता है एम्प्लॉय को, जिसके अंदर वैसे हर कंपनी का अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है, लेकिन जनरल चीज़ें ये चीज़ें तो लिखी होती है। जॉब टाइटल, जैसे एम्प्लॉय को क्या पोजीशन दी जा रही है, मैनेजर बनाया जा रहा है, असिस्टेंट मैनेजर बनाया जा रहा है, एग्जीक्यूटिव बनाया जा रहा है, सुपरवाइजर बनाया जा रहा है। इसके अलावा उसका पे स्केल क्या होगा, लीव रूल्स क्या होंगे, वर्क रूल्स क्या होंगे, कहते हैं कितने घंटे की ड्यूटी होगी, ड्यूटीज उसकी क्या होंगी, अलाउंसेस क्या होंगे, सिकनेस, टर्मिनेशन एम्प्लॉयमेंट। खास तौर से कई कंपनीज कहती हैं कि आपको मिनिमम इतने टाइम के लिए आपको हमारे कंपनी में रहना पड़ेगा, अगर उससे पहले आप छोड़ते हो तो कंपनी को कंपनसेट करना पड़ेगा, तो इससे एक मिनिमम लॉक इन पीरियड कंपनी डाल देती है। ठीक है बच्चों, तो ये हमने क्या कर लिया, सिलेक्शन प्रोसेस कर लिया। क्या क्या हो गया, पहला स्टेप प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग में के बाद टेस्ट, 5 तरह के टेस्ट, तीसरा इंटरव्यू, चौथा रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक्स, पांचवा सिलेक्शन डिसीजन, फिर छठा मेडिकल चेकअप, सातवां जॉब ऑफर, और ये आठवां था बच्चों लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट। ठीक है बच्चों, इस तरह हमने सिलेक्शन प्रोसेस के 8 स्टेप पूरे किए। मुझे उम्मीद है आपको अच्छी तरह याद हुए होंगे। 8 बार 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 रिपीट करो, आपको याद हो जाएंगे।